लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर यह वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। जी हां, आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और सोशल मीडिया खाते की डीपी में तिरंगे की फोटो लगाने का आह्वान प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। संसद टीवी भी आप सभी से ये अपील करता है कि आप भी अपने घर पर तिरंगा लगाकर आजादी का जश्न मनाएं। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए हेलो इंडिया में नजर डालेंगे देश और राज्यों की प्रमुख खबरों पर। इसके अलावा आपको बताएंगे अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी की गिरफ्तारी और मंकी पॉक्स सहित अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के बारे में भी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत किस तरह से डाकघरों ने की है खास पहल और तैयारी बताएंगे आपको। और पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में और शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों के साथ। ललित होंगे भारत के नए प्रधान न्यायाधीश। भारत के वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने गुरुवार को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश ने निजी तौर पर अनुशंसा पत्र की एक कॉपी भी न्यायमूर्ति ललित को सौंप दी है। न्यायमूर्ति रमना ने 24 अप्रैल 2021 को देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपना पद संभाला था। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े की जगह ली थी। सीजेआई 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती या बूस्टर खुराक लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने श्रीमद राजचंद्र मिशन के 250 बिस्तरों वाले एक अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन करने के बाद यह अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार ने 75 दिनों तक टीके की निःशुल्क खुराक देने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे परिवार सहित हमारे क्षेत्र या गांव में हर कोई एहतियाती खुराक ले। इन प्रयासों में जब समाज जुड़ता है, तब आप जैसे सेवा कर्मी जुड़ते हैं, तब तेजी से बदलाव आता ही है। और यही बदलाव आज देश अनुभव कर रहा है। साथियों, आज भारत स्वास्थ्य की जिस नीति पर चल रहा है, उसमें हमारे आसपास के हर जीव के आरोग्य की चिंता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल में सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी सरकार दी है। बेंगलुरु में गृह मंत्री संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ ने आजादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में किया। इस अवसर पर उनके निशाने पर पूर्व की यूपीए सरकार रही। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी संपन्न होने के कुछ ही दिन के भीतर स्पेक्ट्रम सामंजस्य प्रक्रिया पूरी कर ली है। 12 अगस्त तक आवंटन हो जाएगा। भारत ने गुरुवार को स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक सैन्य प्रतिष्ठान से सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ और सेना ने युद्धक टैंक अर्जुन के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सीमा सुरक्षा बल ने गुरुवार सुबह गुजरात के कच्छ जिले से भारत पाक सीमा से लगे क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की 2 नौकाओं को जब्त कर लिया। दोनों नौकाएं कच्छ जिले के हरामी नाला क्रीक क्षेत्र में अवैध रूप से भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश कर गई थीं, लेकिन बीएसएफ के जवानों को देश
को देखकर पाकिस्तानी नाव में सवार संदिग्ध नावों को छोड़कर भाग खड़े हुए। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस पर पूरे भारत में 150 धरोहर स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी के अनुसार 150 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को तिरंगे के रंग में भी प्रकाशित किया जाएगा। कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। विपक्षी सदस्यों के अवरोध के बीच राज्यसभा ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा में ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने हर राज्य में और हर जिले में परिवार अदालतों की स्थापना को समय की मांग बताया और कहा कि वर्तमान में इन अदालतों में 11 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जिनका समय पर निस्तारण जरूरी है। प्रवर्तन निदेशालय ने हेराल्ड हाउस में जांच अधिकारियों के समक्ष कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के उपस्थित होने के बाद यंग इंडियन के कार्यालय में तलाशी की कवायद फिर से शुरू कर दी। कांग्रेस के स्वामित्व वाले समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक इसी कंपनी के पास है। ईडी ने उनके खिलाफ समन जारी किया था क्योंकि जांच एजेंसी चाहती थी कि यंग इंडियन के कार्यालय पर छापेमारी के दौरान कंपनी के प्रमुख अधिकारी के तौर पर खड़गे मौजूद रहें। हेराल्ड हाउस की 4 मंजिला इमारत के प्रथम तल पर स्थित यंग इंडियन के एक कमरे के दफ्तर पर संघीय एजेंसी ने अस्थायी सील लगा दी थी ताकि सबूत सुरक्षित रखे जा सकें। ताला लगा रहे और ताला लगे होने और अधिकृत प्रतिनिधि के उपलब्ध न होने के चलते एजेंसी पिछले 2 दिनों से तलाशी नहीं ले सकी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर कहा है कि वो किसी से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि देश और लोकतंत्र की रक्षा और सद्भाव बरकरार रखने के लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। शिवसेना पर नियंत्रण को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट असली शिवसेना किसकी है, इस पर दोनों गुट चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। इस पर नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए उद्धव गुट को राहत दी है और कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो शिंदे गुट की अर्जी पर फिलहाल कोई फैसला न ले। अब इस मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई होने वाली है। बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर गुरुवार को 2 पदक और अपने नाम किए। भारत ने गुरुवार के दिन 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर अपने पदकों की संख्या 20 कर दी। भारत के 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज सहित 20 पदक हैं और वो मेडल टैली में 7वें स्थान पर है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को दिल्ली पहुंची। अपने राज्य के जीएसटी बकाये सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगी। अग्निपथ योजना के तहत जम्मू कश्मीर में पहली बार सैन्य भर्ती होने जा रही है। अग्निवीर के लिए अभ्यर्थी आज से 3 सितंबर तक पंजीकरण कर सकेंगे। पंजीकरण के बाद 7 से 20 अक्टूबर तक जम्मू के सुंजवा सैन्य स्टेशन में भर्ती रैली होगी। इसमें जम्मू संभाग के युवा भाग लेंगे। रैली में सफल होने वाले युवा अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में एक अग्निवीर के रूप में भर्ती होंगे। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकियों ने फिर से हमला किया है। इस हमले में बिहार के एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। खास बात यह है कि आतंकियों का ये हमला जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की वर्षगांठ से ठीक 1 दिन पहले हुई। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। वहीं सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा एजेंसीज ने हंदवाड़ा इलाके में एक नाबालिग सहित 3 नए भर्ती किए गए आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 1 जुलाई से पूरे राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, जिसके तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पंजाब के लोगों से बात करेंगे और उनके विचार जानेंगे। मुंबई की विशेष कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को शिवसेना नेता संजय राउत की प्रवर्तन निदेशालय हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है।
कोर्ट ने संजय राउत से दिन में 10 से रात 10 बजे तक पूछताछ करने, सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक वकील से चर्चा करने की और घर का भोजन और औषधि दिए जाने की अनुमति जारी रखी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आगामी 10 दिन यानी कि आज से लेकर 15 अगस्त तक किसी भी स्मारक में घूमने पर कोई एंट्री फीस नहीं लगेगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार ने ये फैसला किया है। राजस्थान में 16 जिलों में मवेशी चर्म रोग से संक्रमित पाए गए हैं। इस बीमारी से राज्य में अब तक 5,800 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,20,000 से ज्यादा मवेशी संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर गायें शामिल हैं। हरियाणा में पूर्व कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बिश्नोई की पत्नी और पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। केरल में लगातार भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जल जमाव से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन का स्थान लेने के लिए जारी दौड़ में विदेश मंत्री लिज ट्रस पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक से काफी आगे हैं। ये जानकारी गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के एक नए सर्वेक्षण के बाद सामने आई है। टोरी सदस्यों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 58% ने ट्रस पर भरोसा जताया है। पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को इस सर्वेक्षण में सिर्फ 26% और टोरी सदस्यों का समर्थन मिला है, जबकि शेष 12% अनिर्णित रहे हैं। ये दूसरा मतदान है जिसमें कैबिनेट मंत्री को भारतवंशी पूर्व मंत्री पर बढ़त बनाते हुए दिखाया गया है। एक रूसी अदालत ने अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रिनर को ड्रग तस्करी के आरोप में 9 साल जेल की सजा सुनाई है। रूसी कोर्ट के मुताबिक अदालत ने आरोपी को प्रतिबंधित नशीला पदार्थ रखने का दोषी पाया। रूसी जज अन्ना सोतनिकोवा ने मॉस्को के खिमरी शहर में 31 वर्षीय ग्रिनर को सजा सुनाते हुए उन पर 10 लाख रूबल यानी कि करीब $16,590 का जुर्माना लगाया। वहीं इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सजा को एक तरफा और अस्वीकार बताया है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से नाराज चीन ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और फाइटर जेट्स को तैनात किया। इतना ही नहीं, उसने ताइवान के आसपास अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रमुख सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान के आसपास 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स के चीन के प्रक्षेपण की निंदा की है, जो हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की द्वीप की यात्रा के लिए एक अति प्रतिक्रिया के रूप में थी और बीजिंग से तनाव कम करने का आग्रह भी किया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास के दौरान चीन द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों की गोलीबारी की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर समस्या है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे नागरिकों की सुरक्षा को प्रभावित करती है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी अपने एशियाई दौरे के अंतिम पड़ाव के लिए जापान पहुंची। वो यहां पर जापान के प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर जापान और अमेरिकी देशों के बीच संबंधों की चर्चा करेंगी। आपको बता दें कि नैन्सी पेलोसी ने हाल ही में ताइवान की यात्रा भी की थी, जिससे चीन काफी नाराज चल रहा है। यूक्रेन और ताइवान क्षेत्र में जंगी तनाव के बीच मध्य एशियाई देश अजरबैजान और आर्मीनिया में भी तनाव बढ़ गया है। अजरबैजान ने तुर्की से मिले घातक बारकतार ड्रोन की मदद से आर्मीनिया के कई हथियारों को तबाह कर दिया और नागर्नो कराबाख के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कराने वाले रूस ने आरोप ये लगाया है कि अजरबैजान ने नागर्नो कराबाख के विवादित इलाके में समझौते को तोड़ा है। इससे पहले अजरबैजान ने आरोप लगाया था कि आर्मेनिया के अवैध हथियारबंद गुटों ने उसके 3 सैनिकों को मार गिराया है। इससे पहले 2020 में आर्मेनिया में करीब 6 हफ्ते तक भीषण जंग में 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक
भूकंप के झटके रात करीब 12:38 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। मंकीपॉक्स संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में मंकीपॉक्स के प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। देश के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। दुनिया में यूरोप के साथ साथ अमेरिका में भी मंकीपॉक्स संक्रमण के मामले अब सामने आ रहे हैं। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि इस कदम से बीमारी से लड़ने के लिए अतिरिक्त धन और उपकरण को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अमेरिका में मंकीपॉक्स के मामलों की संख्या 6,600 को पार कर गई है, जिसके बाद बाइडेन प्रशासन ने यह फैसला किया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 27 वर्षों में अपनी सबसे बड़ी ब्याज दर में वृद्धि की घोषणा की है। ये अनुमान लगाया गया था कि यूक्रेन में युद्ध और मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मंदी की ओर ले जाएगा। बैंक ने यह भी कहा है कि प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 13.3% हो सकती है, जो जून में 9.4% थी। ये इस साल के अंत में ब्रिटेन को मंदी की ओर धकेल देगा। नेपाल में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित 20 नवंबर को एक ही चरण में आम चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में गुरुवार को यह फैसला किया गया। इसके साथ ही उन अटकलों पर विराम लग गया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि चुनाव फरवरी तक के लिए स्थगित किया जा सकता है। और अब नजर आज की गतिविधियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे नई दिल्ली में स्थित आकाशवाणी भवन के रंग भवन में दूरदर्शन के एक नए शो स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की उपस्थिति भी वहां पर रहने वाली है। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोपहर 3:30 पर 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के जनपथ में हथकरघा एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। आज शाम 5:30 बजे केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी.के. रेड्डी गूगल कला और संस्कृति पर एक नए डिजिटल संग्रह भारत की उड़ान के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह डिजिटल केंद्रीय सचिवालय को सक्षम करने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के 4 मौलिक प्रकाशनों का शुभारंभ करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2019 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव भी पेश करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश करेंगी। और अब वक्त हो गया है आपको बताने का कि आज के दिन से जुड़ा इतिहास क्या कहता है। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं 5 अगस्त के दिन इतिहास में क्या खास घटनाएं जुड़ी हैं। 5 अगस्त वर्ष 1962 में दक्षिण अफ्रीका के प्रख्यात राजनेता नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया गया। 1918 में दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में जन्मे मंडेला दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार हैं। वर्ष 1964 में राजद्रोह और साजिश के लिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मंडेला ने अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार के लिए लंबा संघर्ष किया था। वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला को 27 सालों की कैद के बाद रिहाई मिली। शांति में अतुलनीय योगदान के लिए साल 1990 में मंडेला को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से नवाजा गया। वर्ष 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभाला। 5 अगस्त वर्ष 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के दस्तावेज पर सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मॉस्को में हस्ताक्षर किए। शीत युद्ध के दौरान इन 3 देशों द्वारा परमाणु हथियारों के बार-बार परीक्षण के कारण बढ़ते तनाव से यह संधि अस्तित्व में आई। इस संधि ने परमाणु हथियारों के परीक्षण को जमीन पर, पानी के ऊपर और अंतरिक्ष में प्रतिबंधित कर दिया। संधि के तहत भूमिगत परीक्षण की अनुमति थी,
लेकिन बाद में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि लागू होने के बाद वर्ष 1996 में इसे भी प्रतिबंधित किया गया। अमेरिका इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था। उसकी ओर से राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने हस्ताक्षर किए। यह एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परीक्षण को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। और आज का दिन इसलिए भी खास है कि आज ही के दिन 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की संसद में घोषणा की थी। जी हाँ, राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में परिवर्तित कर दिया गया था। ये एक ऐतिहासिक फैसला था और आज का दिन इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण तिथि के रूप में दर्ज है। गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यहीं पर है, सिर्फ यहीं पर है। कश्मीर धरती का स्वर्ग है। केसर क्यारी की इन कलियों को आतंक के पैरों तले कई बार कुचलने के प्रयास हुए, लेकिन 5 अगस्त 2019 का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक नई सुबह लेकर आया, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में विकास और निर्माण का एक नया दौर शुरू हो चुका है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, नए कॉलेज और अस्पताल बन रहे हैं, युवाओं के लिए कई विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं, पर्यटकों की आमद बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, कौशल विकास समेत विभिन्न क्षेत्रों में 60,000 करोड़ की 53 परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज बनाने के अलावा कैंसर संस्थान भी बनाए जा रहे हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में नेशनल हाईवे की योजनाएं पूरी होने जा रही हैं। भारत माला कार्यक्रम के तहत नई सड़क सुरंग परियोजनाओं पर काम चल रहा है। प्रदेश में 1000 या उससे ज्यादा आबादी वाले प्रत्येक इलाके को सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव है। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर निर्माण कार्य भी इस वर्ष पूरा हो जाएगा। एक समय था जब कश्मीर में आतंक की घटनाओं से दहशत थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब घाटी में आतंकी दहशत में है और सुरक्षा बलों के प्रयासों से आतंक पर काफी हद तक अंकुश लगा है। अब घाटी के युवाओं के हाथों में पत्थर नहीं, कलम है और आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने। ये जम्मू कश्मीर के विकास की एक नई तस्वीर है जो आने वाले समय में नए भारत की इबारत लिखेगी और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर का सपना फिर से साकार होगा। बिल्कुल, ये है नया कश्मीर। आज़ादी एक सोच है, एक भाव है, एक विश्वास है, एक पहचान है। हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। 200 साल की गुलामी के बाद हजारों लाखों वीरों की कुर्बानी ने भारत को स्वतंत्र कराया। आज़ादी के 75 साल के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारी आन बान और शान तिरंगे को हर घर में फहराने के लिए विशेष अभियान हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। जी हाँ, इसे देखते हुए देश के डाकघरों में भी विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए कि कैसे डाकघर जो हैं वो हर घर तिरंगा अभियान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर स्वाधीनता संग्राम के वीरों की गौरव गाथा को गांव ढाड़ियों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विविध कार्यक्रमों के जरिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरिद्वार के डाक विभाग द्वारा हर घर तिरंगा पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए डाकघरों से तिरंगा ध्वज की बिक्री शुरू हो चुकी है। बहुत लोग इस झंडे को खरीदने आ रहे हैं। आज भी काफ़ी लोग ने झंडा खरीदा है और काफ़ी लोग दूर बात से भी संपर्क कर रहे हैं कि झंडे उपलब्ध हो गए कि नहीं हो गए हैं। हम सब लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि झंडे उपलब्ध हो गए हैं और हर व्यक्ति झंडा खरीदें कि ताकि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा पहनाया जा सके।
आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि सभी प्रधान डाकघरों में बिक्री हेतु तिरंगा उपलब्ध रहेगा। भारतीय डाक विभाग ने इसके लिए टोकन मनी मात्र 25 रुपए रखी है। इसे अन्य डाकघरों में भी बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के साथ लोग जुड़ रहे हैं और डाकघरों में तिरंगा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। देश के प्रत्येक नागरिक प्रत्येक घर तक ये अभियान पहुंचे और झंडा हमारा तो हमारी जान है और इसके लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम सरकार ने रखा है। अच्छा ही है, अच्छी पहल, बहुत अच्छी पहल है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तिरंगे का इस्तेमाल प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर करने का आह्वान किया था। इस बीच बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के पैरा एथलीट सुधीर ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उनकी इस कामयाबी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है, जब देश को गौरवान्वित करने की बात आती है तो हमारे पैरा एथलीट हमेशा सबसे आगे होते हैं। सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पर एक गेम रिकॉर्ड के साथ पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतकर अपना वर्चस्व साबित कर दिया है। उन्हें बधाई। हम सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा भी संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही संसद टीवी का कूट, ट्विटर और इंस्टा ऐप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, और आईडी को फॉलो करते हुए आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए खासे महत्व रखते हैं। बिल्कुल। और प्रतिबिंब, चूंकि वक्त हो चुका है अपने दर्शकों से विदा लेने का, और हर बार जब हम जाते हैं तो उनके लिए कुछ खास लेकर आते हैं। भारत का जो डाइवर्स लैंडस्केप है वो दुनिया भर को विस्मित करता है, आकर्षित करता है। देश में यात्रा के दौरान आप पहाड़ों, जंगलों, महासागरों, रेगिस्तान के साथ ही साथ यहाँ के लजीज व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, चलते चलते देखिए देश में पर्यटन की शानदार तस्वीरें और हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।